और हमारी ये कोशिश है कि हम उस एक एक चप्पे की इत्तला आप लोगों तक पहुंचाएं, आप लोग के जो मुखय्यर हजरात हैं और जो मुखय्यर नहीं भी हैं, जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जो ख़ातीन भी हैं जो इस वक्त देख रही हैं। आपका एक एक पैसा, एक एक रुपया, आपकी एक एक जो डोनेशन है वो बहुत इस वक्त इन लोगों के काम आने वाली है। कौन है ये लोग? ये लोग हैं सिंध के आखिरी ज़िला कंबर शहदाद कोट के। यहाँ बारिशों के बायस गोठों के गोठ उजड़ चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं और हालत यह है कि लोग अब फाकों पर मजबूर हैं। ऐसे ही एक गांव का टीम समा ने दौरा किया है, वहां के हालात क्या हैं संजय साधवानी आपको दिखाएंगे। जी फैसल मुझी सिंध जो हाल जे पुछंदे त रोई पवंदे। सिंध सजी जो है तबाह हो गई है। मैं सिंध के मुख्तलिफ इजला में गया हूँ फैसल। मैंने शुरुआत सिंधी में इसलिए की थी ताकि सिंध का दर्द भी आप समझ सकें। सिंध के हर गांव, हर देहात में जहाँ जहाँ से हमारा गुजर हुआ है, सब तबाही का मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह पर इतना पानी है जैसे दरियाए सिंध पूरा बन गया हो। सिंध की जमीन पर कोई एक खुश्क जमीन जो है वो मुयसर नहीं है। मेरा कैमरामैन जिशान अली वो मेरे साथ दुश्वार रास्ते तय करके हम कंबर शहदाद कोट जो सिंध का बॉर्डर है उसके आखिरी गोठ में पहुंचे। ये आप देखें गांव जो है वो वहाँ पे दीवारें गिर गई हैं, लोगों ने यहाँ से नकल मकानी की है। ये बिल्कुल आप करीब में देखें, यहाँ पर 8-10 घर थे जो इस तरफ गिरे हैं। पिछली तरफ वो 20 घर हमें बताए जा रहे हैं इस गांव में वो गिर गए हैं। सब कुछ जो है वो यहाँ पर पानी में बह चुका है और यहाँ पर जमीनी रास्ता जो है वो खत्म हो चुका है। जहाँ पर हम गुजर रहे हैं, जीशान आपको दिखा रहा होगा कि हम दुश्वार रास्ते तय करके कीचड़ से गुजरते हुए हम इन गाँव में पहुँचे हैं। यहाँ पर कच्ची दीवारें हों, पक्के घर हों, सब कुछ जो है वो गिर चुका है, पानी में बह चुका है। ये देखें लोग यहाँ से बेचारे घर बार छोड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं क्योंकि उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा और कोई जगह नहीं बची रहने के लिए। जाएं तो ये गरीब बेचारे जाएं कहाँ? वो सामने आप देखें यहाँ से नकल मकानी हो रही है। अभी भी लोग जो है वो सामान निकाल कर जा रहे हैं। बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही, थमने का नाम नहीं ले रही। बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही और बारिश जो है वो होए जा रही है मतलब कि बारिश जो है वो अब ये घर आप सब देखें, हम यहाँ से गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक खैर करेगा। हम अपने नाज़रीन को असल हकीकत सिंध की दिखाने आए हैं। जहाँ पर और कोई नहीं पहुँच सका वहाँ समा टीम पहुँची है। ये घर ये देखें, निशान ये दिखाएं, ये घर आप ये देखें, ये पूरे घर यहाँ पर लोग रहते थे, ये पूरे घर जो है वो बारिश के पानी में टूट गए। ये देखो ये लोग यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं। बहुत बुरा हाल है सिंध का। मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। ये पुकार रहे हैं, सिंध हुकूमत को पुकार रहे हैं, हुकूमत वक्त को पुकार रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को पुकार रहे हैं कि आए हमारी मदद करें, इस मुश्किल हालात से हमें निकालें। कितने मुश्किल रास्तों से, ओहो कितने मुश्किल रास्तों से ये यहाँ से जा रहे हैं। वो आप सामने देख सकते हैं, वो पानी का कूलर जो उठा के ये जो भी इनका सामान है वो यहाँ रख के वो जा रहे हैं। अभी हम भी यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कच्चे घर हैं, ये ऐसे गिर रहे हैं बार बार। ये पे दर पे ये घर जो है वो गिरते हुए जा रहे हैं। इनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। हुकूमत को पुकार रहे हैं। इन मुश्किल रास्तों में इन्हें नकल मकानी करनी है, इन्हीं मुश्किल रास्तों से इनको नकल करनी है और इन्हीं मुश्किल रास्तों से इनको जो है वो यहाँ से गुजरना है। घर जिस तरफ हमारी नज़र पड़ती है हमें जो है वो गिरे हुए घर नज़र आते हैं। ये निशान अगर मेरे राइट हैंड पे दिखाएं, ये तमाम घर यहाँ पर तबाह बर्बाद हो गए। निशान थोड़ा करीब हैं आप। ये पीछे आपके जो है वो ये दीवार है, ये आधी दीवार गिर चुकी है और किसी भी वक्त जो है वो ये मजीद यहाँ पर जो है वो गिरने का खदशा है। तो इसी तरह पूरा सिंध जो है वो डूब चुका है। हाल काफ़ी बुरे हैं सिंध के। निशान इस तरफ हाल काफ़ी सिंध के बुरे हैं। मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। ये इतनी कीचड़ है जिससे गुजर कर जो है वो आपको नकल मकानी करनी है, घर छोड़ना है तो भी आपको इतनी मुश्किल हालात से गुजरना होगा। इस पूरी लाइन में जितने भी घर हैं वो सारे डूब चुके हैं। अब हम बात करेंगे डेंगू के केसेस में इजाफे की। बारिशों के बाद डेंगू मच्छर की तादाद में इजाफा हो रहा है।
पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे कराची में डेंगू केसेस में होश रुबा इजाफा देखने में आ रहा है। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से हम जानते हैं मज़ीद। मुदस्सिर, बताइए। बिल्कुल, मानसून का सीज़न है। सीज़न में मुख्तलिफ वबाई अमराज का आउटब्रेक है। बिलखसूस डेंगू का मर्ज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में 53 केसेस डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं और ज़िला शर्की में 24 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और बाकी अजला में भी काफ़ी ज़्यादा डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगस्त के महीने में तकरीबन 780 से ज़्यादा केसेस डेंगू के रिपोर्ट हो चुके हैं और ये वो स्टेट्स हैं जो हमने वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से हासिल किए हैं। मरीज़ जो हैं डेंगू के ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं और वहाँ का जो डाटा है उसे कलेक्ट करना हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और महकमा सेहत सिंध के लिए भी मुश्किल है। ताहम जो ओवरऑल सिचुएशन है इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि रोज़ाना दर्जनों केसेस डेंगू के रिपोर्ट हो रहे हैं और इस मर्ज़ से बचने के लिए शहरियों को फौरी तौर पर हिकमत अमली अपनाना होगी। हुकूमत को भी हिकमत अमली अपनाना होगी क्योंकि ये मर्ज़, इसको माहिरीन का कहना है कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। इस डिजीज़ में ये होता है कि जिस्म के वाइट सेल्स बहुत तेज़ी से कम होते हैं और जिस्म से खून का अखराज भी हो सकता है जिससे मौत भी वाक़या हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि मानसून में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लार्वा के लिए फ्रूटफुल होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है इसके लार्वा की और मच्छर की, ये मादा मच्छर इसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है और ये दो औकात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। मगरिब के वक्त ये मच्छर काटता है या फिर फजर के वक्त। तो पार्क्स में जो लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, कवर्ड ड्रेस पहने और इसके अलावा घरों में जो है मच्छर मार अद्वियात का इस्तेमाल करें। बच्चों को भी बचाएं क्योंकि कवर्ड ड्रेस बहुत उनके लिए ज़रूरी है। तो इस सीज़न में ये तेज़ी से मर्ज़ बढ़ रहा है और इससे बचने के लिए फौरी तौर पर जो है हिकमत अमली की ज़रूरत है। अगर हम बात करें महकमा सेहत सिंध की तो उसकी जानिब से भी कोई खातिर खा जो इंतज़ाम नहीं देखे गए क्योंकि हर साल हमने देखा है कि स्प्रे किया जाता है मुख्तलिफ अज़ला में, लेकिन इस बार कहीं पे भी स्प्रे हमने नहीं देखा जिसकी वजह से ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इनफरादी तौर पर शहरियों को चाहिए कि अपने घरों की छतों पर जो पानी मौजूद है, साफ़ पानी है, उसको वहाँ से ख़त्म किया जाए और जो बर्तन जहाँ मौजूद है पानी उसको देखा जाए, उसको बर्तनों को खाली कर दिया जाए ताकि लार्वा की ग्रोथ ना हो सके। और सरकारी हमने पार्क्स में भी एक चीज़ देखी है जो हमारे लिए काफ़ी परेशान कुन है कि यहाँ पर फव्वारे जो हैं वो भी चल रहे हैं और पानी स्टोर है, इसी पानी के अंदर, साफ़ पानी के अंदर इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन इसके लिए हुकूमत की जानिब से कोई भी इंतज़ाम नहीं देखे गए। जी ठीक है मुदस्सिर, बेहद शुक्रिया आपका। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर सईद खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। कराची में डेंगू के बढ़ते हुए केसेस एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि कोविड भी बढ़ रहा है, डेंगू भी बढ़ रहा है, फिर बारिशें हैं, मुख्तलिफ मज़ीद बीमारियाँ जन्म ले सकती है। सर, ऐसे में वो लोग जिनको 1 से 2 दफ़ा डेंगू हो जाता है, लाइक वो पहले डेंगू का शिकार होते हैं और फिर दोबारा उन्हें डेंगू हिट करता है और वो कोविड से भी गुजर चुके हैं, उनका इम्यून सिस्टम किस लेवल पर आ जाता है स्पेशली डेंगू से लड़ने के मामले में? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जो लोग पहले से डेंगू से मुतासिर हैं, अगर ये दोबारा मुतासिर होते हैं तो उनके लिए ख़तरनाक सूरत हाल इस तरह होती है कि पहले से जो डेंगू का जिसके 4 सीरोटाइप्स होते हैं, तो दोबारा अगर नया सीरोटाइप मुतासिर करता है तो ये काफ़ी जानलेवा से तैयार कर सकता है और स्पेशली जब उनको कोई और बीमारी हो, कोविड में सिस्टम ऑलरेडी काफ़ी इफेक्टेड हो सकता है। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। इस वक्त डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है और आने वाले दिनों में मुसलसल इजाफा होगा क्योंकि बारिशों का सीज़न है और काफ़ी बाहर पानी जमा हुआ है और इसमें मच्छर अंडे देते हैं और लार्वे निकलते हैं और ये सिलसिला तकरीबन आने 2-3 महीने तक जारी रहेगा। हमें चाहिए कि अपने आप को डेंगू समेत बाकी जो जितने भी बीमारी है मच्छर या वेक्टर बॉर्न उससे महफूज रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें घरों के बाहर तो शायद लोग फिर एहतियात बरत लें, लेकिन घर के अंदर वो ये समझते हैं कि जी क्यों बिकॉज वी आर इनसाइड आवर हाउसेस तो हम सेफ़ हैं। देखने वालों को ये भी बताइएगा कि घरों में रहते हुए वो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं? बिल्कुल 3 तरह के इक़दाम हैं जो हम कर सकते हैं। एक तो इंफरादी तौर पे कि हम अपने कपड़े ऐसे पहने कि हमें मच्छर के लिए जगह ना बचे, वो काट ना सके। दूसरा, मच्छर मार अद्वियात करें और या कोई ऐसी लगा सकते हैं। इंफरादी इक़दाम। फिर इज्तिमाई तौर पे घर के लोग घर में जितने भी खुले बर्तन है जिसमें पानी जमा उसको ढक के रखें या जहाँ भी कमरों में लोग पानी डालते हैं तो वो इतना ज़्यादा ना हो कि वो काफ़ी देर तक रहे और उसमें मच्छर परवरिश पा सकें। फिर
जितने भी सफाई के इकदाम करें और खुसूसन जालियाँ लगाएं, खिड़कियों पे जालियाँ लगाएं ताकि मच्छर का दाखिला जो है वो रोका जा सके। सही है। गवर्नमेंट लेवल पे इकदाम हैं कि मोहल्ले को सफाई करें, आप जो पानी जोहड़ वगैरह उसकी सफाई करें, तो वो इज्तिमाई और गवर्नमेंट सतह पे है, लेकिन बहुत सारे इकदाम ऐसे हैं जो हम इंडिविजुअल इंफरादी तौर पे और घर के अंदर कर सकते हैं। सही है। हम इस मौजूद मरज से बच सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ समझाएगा, जैसे कि ये कहा जाता है, ठीक है, जब हम डेंगू की स्पेशली बात करते हैं तो हम देखते हैं कि स्प्रे किया जाता है, मच्छरदानी के इस्तेमाल का कहा जाता है, हर किसी से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई प्लीज़ जब तक जो है वो डेंगू का सीज़न है आप फुल स्लीव्स पहने, हाफ स्लीव्स जो है वो पहनना छोड़ दें, बिला ज़रूरत फजर के वक्त या फिर मगरिब के वक्त घर से बाहर ना निकलें। अब हमारा सवाल डॉक्टर साहब से यही था कि मैं उनसे पूछूंगी, ये जो सर बताएगा, ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि फजर या फिर मगरिब के टाइम ये मच्छर ज़्यादा एक्टिव होता है, वाकई ऐसा है? अच्छा, इसमें अगर हम एहतियात हर वक्त करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फजर और मगरिब ये या स्पेशली अक्सर लोग कहते हैं साफ पानी और गंदा पानी, तो हर मच्छर से हमें मुहतात रहना चाहिए। डेंगू के अलावा भी इस तरह की बीमारियाँ हैं जो दिन के किसी भी वक्त वो आपको मच्छर काटे तो वो हो सकते हैं डेंगू के अलावा। तो सिर्फ डेंगू से बचने के लिए सिर्फ अगर हम ये 2 टाइम रखें और बाकी एहतियात ना करें तो ये कोई ज़्यादा मुफीद मशवरा नहीं हो। इसलिए मैं मशवरा ये देता हूँ हर वक्त जब भी हो आप मच्छरों के काटने से अपने आप को महफूज रखने के इक़दाम करें। फजर और शाम के वक्त बिजली की इस वक्त ये काफ़ी बात कही जाती है कि एक्सपोजर ज़्यादा होता है, निकलते हैं और मच्छर जो है वहाँ पर होते हैं, काट सकते हैं। लेकिन हर वक्त अपने आप को मच्छर को काटने से बचाना चाहिए, क्योंकि डेंगू के अलावा मलेरिया भी है, चिकनगुनिया भी है और बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो मच्छरों के काटने से फैलते हैं और उनके औकात होती है जो बहुत शाम के हैं। तो हर वक्त कोशिश करनी चाहिए कि जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है या मच्छर से फैलने वाली बीमारी है उससे अपने आप को महफूज बनाया जाए और हर तरह के मच्छरों से महफूज रखा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद हमारे साथ मौजूद थे। अपने आप को सेव करना है क्योंकि डेंगू जो मर्ज़ है उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है आपने, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं, अब ये एक और परेशानी आ रही है, तो प्रिवेंशन जो है इट्स बेटर देन क्योर। आगे बढ़ें। अंदरूनी सिंध बारिशों और ये हमेशा ही रहती है, अंदरूनी सिंध जो बारिशें सैलाब हैं इनको बनाया गया जवाज़ और कराची में सब्जियों की कीमतों में किया गया है होश रुबा इजाफा। और इसी बारे में हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने मुख्तलिफ बाजार में खरीदारों और जो सब्जी फरोश हैं उनसे बात की है, क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। बारिशों और सैलाब के बहाने से कराची में सब्जियों की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो चुका है। अब हर सब्जी डबल सेंचुरी से ऊपर जा चुकी है और सबसे अहम तरीन बात यह कि सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। कराची के सार्फिन क्या सोचते हैं और इतनी महंगी ख़रीदारी वो किस तरह कर पा रहे हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। सब्जी भी हम लोग नहीं खा सकते, बहुत महंगी है। बस ये बात बोल रहे बारिश की वजह से माल बह गया है। धनिया पुदीना 10 रुपए का 3, अभी तो 50 रुपए का 1। क्या कहूँ हुकूमत से, हुकूमत तो खुद बेकार है, किस काम की है हुकूमत। चीज में महंगारत, गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा। ये 7,000 का बिल में भर के आई, अभी 1 महीने का 7,000। पेट्रोल पर, डीजल पर वहाँ दाम चढ़ाते हैं तो यहाँ पर खाने पीने की एशिया पर दाम चढ़ाते हैं। हर चीज महंगी है, कौन सी चीज सस्ती है। तो 60 रुपए किलो प्याज बिक रही है, 200 रुपए किलो बेच रहे हैं। 1 लूटा मारी हुई है, सब चीजों पे रेट बढ़े हुए हैं। हुकूमत सो रही है, बस जो मनमानी में आ रहा है बेच रहा है। माल आ नहीं रहा, पैदावार है नहीं, माल इससे बहुत महंगे चल रहे हैं। क्या कच्चे आइटम है ना, बारिशों में पैदावार नहीं होती इसकी। कराची के शहरी महंगे दामों सब्जियां कब तक खरीदते रहेंगे और सैलाब की आड़ में उनकी जेबों पर डाका कब तक डाला जाएगा, इसका जवाब किसी सरकारी अफसर के पास मौजूद नहीं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। ठीक है खुर्शीद, बेहद शुक्रिया आपका। अब जरा आगे बढ़ते। फैसल, सवाल है मेरा आपसे ये, क्या आपको पता है कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने पाकिस्तान में भी डीमेरिट पॉइंट सिस्टम मुतारिफ करा दिए? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि न सिर्फ मुल्क में इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक डीमेरिट पॉइंट सिस्टम का आगाज़ हो गया, बल्कि खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मज़ीद तफसील पहले जानेंगे कोयटा से नूरुल आरफीन की रिपोर्ट में।
मोटरवे पुलिस का अहम इकदाम, पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक डीमेरिट पॉइंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर ओवर स्पीड और ओवरलोडिंग के मुर्तकिब ड्राइवर्स को 6 डीमेरिट पॉइंट और गैर कानूनी लाइट्स इस्तेमाल करने पर 4 डीमेरिट पॉइंट दिए जाएंगे। 2 साल में 20 डीमेरिट पॉइंट हासिल करने वाले ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तकरीबन 30,000 अमवात ट्रैफिक हादसात की वजह से हुई है। इस सिलसिले में हमने चंद इक़दाम किए हैं आपकी हिफाजत के लिए। उम्मीद है आप इनको सराहेंगे और इन पर अमल करेंगे। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्क के तमाम अजला के 80 लाख से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा हासिल कर लिया गया है। इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ मकामात पर स्पॉटर्स खड़े कर दिए हैं। ये स्पॉटर्स यानी ये हमारे पुलिस वाले, इनके पास हाई डेफिनेशन कैमरे मौजूद हैं और ये किसी भी पॉइंट पे खड़े होंगे जहां से ये आपकी तस्वीर ले सकेंगे और वो उस तस्वीर में क्लियरली नजर आएगा गाड़ी का नंबर और ये बात बड़ी क्लियर होगी कि आपने सीट बेल्ट पहनी है कि नहीं। हुकाम के मुताबिक डीमेरिट पॉइंट सिस्टम को नाफिज करने का मकसद कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर काबू पाना और हादसात की शरह में कमी लाना है। नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर उस्मान अनवर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, AIG मोटरवे पुलिस, और उनसे जानेंगे कि क्या इकदाम स्पेशली जो मुसाफिर बसें हैं उस हवाले से किया जा रहा है। सर प्लीज़ बताएगा, मुसाफिर बस और गाड़ियों में मुसाफिर की सेफ्टी के हवाले से क्या क्या स्टेप्स हम लिए जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी हियर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने इंपॉर्टेंट चैनल और प्रोग्राम में मोटरवे पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू को आने पे हमें हमारी बात करने का मौका दिया। वी आर थैंकफुल। मोटरवे पुलिस जो है, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, ना सिर्फ मोटरवेज पे बल्कि नेशनल हाईवेज के ऊपर जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको एक बड़े मुनज़्ज़म निज़ाम के जरिए इनको अरेंज कर रहे हैं। गो के एक्सीडेंट्स फिर भी होते हैं और ये वर्ल्ड ओवर होते हैं, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, पाइलअप्स भी हो जाते हैं मोटरवेज पे। लेकिन हमने इसके लिए बड़ा एक मजबूत निज़ाम बनाया हुआ है जिसके जरिए हमने ट्रैकर सिस्टम लगाया है बसों में, जिनको अपने सिस्टम के साथ भी हमने इंटीग्रेट किया है ताकि ड्राइवर सो ना जाए। हमने इसमें एंटी डोजिंग डिवाइसेस लगाई हैं, इनके टाइम चेक शीट्स बनाई हैं। सही वाली PSV या पब्लिक सर्विस व्हीकल मोटरवे पर चढ़े, इसके लिए चेकिंग की जाती है व्हीकल्स की। मोटरवे पर चढ़ने से पहले फेस वॉश की एक्टिविटी कराई जाती है और उसके साथ देखा जाता है कि अगर लेट टाइमिंग्स हैं तो उसमें हमने डैश कैम लगाने का, यानी डैशबोर्ड के अंदर कैमरे लगाने का सिलसिला किया है ताकि वो कैमरा ना सिर्फ सवारी को देख सके और इनके साथ साथ ड्राइवर को देख सके, बल्कि बैक पीछे जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर भी इसकी रिकॉर्डिंग भी कर सके और लाइव भी दिखा सके। इसके अलावा इनके जो हमने ट्रेनिंग कोर्सेज ड्राइवर्स के और ड्राइवर के साथ हमारी जो उनकी जो है, उनके मेडिकल कैंप्स हैं, वो भी शुरू कर रखे हैं। और एक मजबूत पिछला मैंने अर्ज किया कि निज़ाम इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है ताकि मोटरवे को न सिर्फ महफूज बल्कि बड़ा ही कंफर्टेबल और बेस्ट जर्नी इन द वर्ल्ड के तौर पर हम पेश कर सकें। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो डीमेरिट का निज़ाम है, नेगेटिव मार्किंग और ये सारे, ये कैसे की जाएगी, इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, ये बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप बाहर के मुल्कों में देखते हैं, हमेशा हम लोग पाकिस्तानी जो है वो बाहर की मिसाल देते हैं कि ये अमेरिका में ये है, यूरोप में ये है, और उनकी मिसाल देके वो वाले रिजल्ट मांगते हैं जो कि लोगों का हक है। तो लोगों का जो फर्ज है, जो फराइज हैं, वो भी ऐसे ही होने चाहिए। पाकिस्तान में जो ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम्स हैं वो प्रोविंशियल बॉडीज भी करती हैं और इसके बहुत सारे इदारे हैं, ट्रैफिक पुलिस भी है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज भी हैं, मोटरवे पुलिस के पास भी ऐसा ही सिस्टम मौजूद है। हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि जो चलान्स होते हैं उनको हम पॉइंट सिस्टम के जरिए करें, और पॉइंट सिस्टम के जरिए करने की वजह से हम इसको ऐसा कर लें कि अगर एक खास हद से ज्यादा किसी के पॉइंट्स कट जाएं तो उसका लाइसेंस मनसूख हो, और बगैर लाइसेंस के ड्राइव करने की ऑब्वियसली मोटरवे पे इजाजत ही नहीं होनी चाहिए या किसी और जगह पे भी। तो वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट अ सिस्टम, और इस सिलसिले में हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है उन्होंने एक नो मोर कैंपेन शुरू की है। नो मोर कैंपेन में हम मोटरवे के ऊपर खासतौर पे और बाद में हम नेशनल हाईवे पे भी इसको फैलाएंगे। किसी किस्म की भी जो एरर है, किसी किस्म की भी जो फॉल्ट है, उसके ऊपर हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के ऊपर लेके आए हैं। और
अफसरान के भी इसमें चलान हो रहे हैं, आला हुकाम के भी इसमें चलान हो रहे हैं, और उसमें हमारा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम इसको फोरगो करें। और इसमें नो मोर कैंपेन में हम गाड़ियों को चेज भी कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई ब्रेक करके निकलता है लॉ को उसको चेज करते हैं, और फिर इस तरह जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे पॉइंट सिस्टम के साथ या इसको काटेंगे पॉइंट्स को, तो फिर आप देखिएगा कि इसकी जो एक श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट है उसकी वजह से मोटरवेज को हम मजीद सिक्योर करने में कामयाब हो। जबरदस्त सर। अच्छा, हमने देखा कि गुज़श्ता कुछ वक्त में मोटरवे पर नाखुशगवार वाक़यात हुए जिनको शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। अब वहाँ पर जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा रूट है, आपने एक लंबा सफ़र तय करना है, रात में अक्सर जगहों पर हम देखते हैं कि जी लोग घबरा भी जाते हैं, लेकिन चूँकि मोटरवे पुलिस मौजूद होती है ये एक अलग चीज़। लेकिन इसके अलावा सिक्योरिटी के इंतज़ाम को मज़ीद सख्त करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं? जी, बड़ा आपका मुनासिब और अच्छा सवाल है। मोटरवे की सेफ्टी दो किस्म की है, एक है रोड सेफ्टी जिसमें मैंने पहले बात कर ली, पूरा सिस्टम है, और एक जी ठीक है ये मोटरवे पुलिस और मोटरवे पुलिस के इक़दामात और ये जो सिस्टम है और स्पेशली जो डीमेरिट का सिस्टम है ये बड़ा ज़बरदस्त है। सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा। जी, मोटरवे पुलिस पे एक सेफ्टी रोड सेफ्टी है, दूसरी लोगों की सिक्योरिटी है। इस सिलसिले में हमारे पास अब आप हैरान होंगे कि मोटरवे पुलिस अब तक 46 इसमें लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी करते हुए शहादतें हो चुकी है मोटरवे में अभी तक। इसमें सारी की सारी लाजमत किसी डाकुओं और दहशतगर्दों से नहीं होती, लोग रोड सेफ्टी देते हुए भी होती है। हमारे पास ट्रेनिंग का सिस्टम मौजूद है, स्टेट ऑफ द हमारे इंस्पेक्टर जनरल हैं, पहले कमांडेंट रहे हैं, इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट एक सिस्टम बनाया है जो कि हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वहां पे हमारे लड़के और लड़कियां और बड़ा फ्रेश और ईमानदार ब्लड है। वी आर प्राउड कि ये एक जीरो करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे पाकिस्तान में फॉर डेकेड्स जानी जाती है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की डेडिकेशन ऑफ ड्यूटी में हमारी लड़कियां भी शहीद हुई हैं, बंदे भी शहीद हुए हैं, लेकिन हमने मोटरवे को महफूज रखा है। हमारी गाड़ियों में लाजिमात है वेपन्स भी मौजूद है, हमने कैमरा सिस्टम भी लगाए हैं, हम इसको सिक्योरिटी के लिए ITS के साथ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स के जरिए। और मुख्तलिफ हमने जो सिस्टम बनाए जिसमें बॉडी कैम शामिल है, हमारे ऑफिसर्स के गाड़ियों के अंदर कैमरास मौजूद है, ट्रैकर सिस्टम मौजूद है। इसके साथ साथ हम साइड की वॉल्स को भी या साइड की जो हमारी जाली है उसको भी मुकम्मल रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ भी लाइजॉन रखते हैं। और एक आज जो वाकया बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ था वो मोटरवे पुलिस का उस तरह का इलाका, उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी वो के पाकिस्तान की सारी लॉ एनफोर्समेंट की बनती है, और बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया था, लेकिन हमारे पास उस तरह हमारी डायरेक्ट जिम्मेदारी में नहीं आता था। अभी जहां पे भी हम हैं, आप ये देखिए बलूचिस्तान में और जिस मुख्तलिफ जगहों पे सैलाब आया है वहां पे हमारे जवान दिन रात लड़के और लड़कियां दोनों मौजूद हैं और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहे हैं और उनको एज अ क्लाइंट समझते हैं, और इनकी इंशाल्लाह ताला इस तरह ही कदर इज्जत मंजिलत के साथ हम इंशाल्लाह ताला इनको बेहतर से बेहतर रोड सेफ्टी मुहैया करेंगे। डॉक्टर उस्मान साहब, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बाहर जैसे हम काफ़ी, आपने भी मिसालें दी, हम भी मिसाल देते रहते हैं बाहर मुल्क, तो वहाँ पे एरियल सर्वेलेंस का एक कॉन्सेप्ट होता ही है और दूसरा एरियल बैक एंड सपोर्ट का कॉन्सेप्ट होता है। सर्वेलेंस के आप देखते रहें क्या मामला हो रहे हैं, ऊपर से आपको नज़र आ रहा है, और एरियल सपोर्ट से मेरी ये मुराद है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता हादसा हो जाता है तो वो वहाँ से उसको लिफ्ट किया जाए। हम इस निज़ाम तक पहुँचने में अभी कितना दूर हैं, या कोई फ्यूचर आपका प्लान है इस हवाले से? वैसे तो बड़ा ही एक झटकी सी बात है जिसको कहते हैं, मतलब नॉर्मल सी बात होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो हमारे पास हमने ड्रोन्स का भी सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है, जिससे मैंने आपको अर्ज किया सर्वेलेंस हम गाड़ियों से भी कर रहे हैं। आपको जो हमारे सिस्टम्स लगे हुए हैं इसको हमने सेफ सिटीज के साथ भी कनेक्ट किया है अपने सिस्टम्स को। हम इसके अंदर जो मशीन रीडेबल या कैमरा रीडेबल नंबर प्लेट्स के साथ RFIDs के साथ भी कर रहे हैं। जो आप हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन की सर्विसेज की बात कर रहे हैं उसमें हमें, अगर आप ये फैसिलिटी देंगे, लाजमत इसकी पूरी डिवीजन बनानी पड़ती है और पूरा इसका सिस्टम बनाना पड़ता है। जो भी गवर्नमेंट देगी वी आर रेडी फॉर दैट। हमारे पास अपने एम्बुलेंस सिस्टम अलबत्ता मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये प्रोवाइड करते हैं। और आप ये देखेंगे, आपने अक्सर मोटरवे पे ट्रेवल किया होगा, क्योंकि चलान पे लाजमत कोई भी खुश नहीं होता। अगर मैं भी स्पीड करूंगा, ओवर स्पीड करूंगा तो मेरा भी ये चलान करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखिए कि हमारे से लोगों को शिकायत नहीं, बल्कि हमने सर्विस प्रोवाइड की है। अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगी और एयर लिफ्टिंग सिस्टम जिस बाहर की आप मिसाल दे रहे हैं
इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और आपके चैनल के वसातत से जो कि हमेशा एक पॉजिटिव यानी इम्पैक्ट भी देता है, पॉजिटिव मैसेज भी देता है, ये अगर आप इसको लेकर आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो भी दे रही है और देगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, बहुत इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रही और ये बड़ा ज़रूरी है। मोटरवे पुलिस तो अपने इकदाम कर ही रही है, लेकिन जो आवाम हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट इतनी कि प्लीज़ आप भी थोड़ी एहतियात बरता करें। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजल रहमान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, अदालती कार्रवाई से मुतालिक बताइएगा। देखिए, आज मुकामी वकील हैं अली एजाज भुट्टो, उनकी जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी जिसमें मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजल रहमान और दीगर के जो माजी के बयानात हैं उनका हवाला देकर ये सलाह की गई थी कि इन सब के खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तुरंत ये प्रस्ताव किया कि जब ये सब बयानात दिए गए उस वक्त किसी के कान पर क्यों न रेंगी, और ये इन सारे बयानात में अगर सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र किया गया है तो दरखास्तदार उन्हीं अदालतों में क्यों नहीं जाते? क्या इस हाईकोर्ट से मुतल्लिक कोई किसी बात का जिक्र मौजूद था? ऐसे प्रस्ताव जब किया गया तो उसके बाद दरखास्तदार की जानिब से अदालत को मुतमईन नहीं किया जा सका, इस पर इस दरखास्त को नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दिया गया है। ठीक है सुहेल, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हमारे मुल्क में टैलेंट बेपना है, बिल्कुल भी उसकी कमी नहीं है। कमी है तो विल की, कमी है तो उसको पॉलिश करने की, और कमी है तो हर बार की तरह फंड्स की। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि IFBB एशिया बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप जो है उसका इवेंट होने जा रहा है सितंबर में। 5 सितंबर से ये बिश्केक में होगा, ये शेड्यूल्ड है। और पाकिस्तान के इसमें 10 बॉडी बिल्डर्स जो है शिरकत करेंगे इस चैम्पियनशिप में। मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर ओलंपिया पाकिस्तान और मिस्टर जूनियर पाकिस्तान भी इन एक्शन होंगे। आज हमने जिनको मदऊ किया है वो मिस्टर जूनियर पाकिस्तान बन चुके हैं। उनके बनने की ये जो कहानी है ये भी अपने आप में बहुत मायने रखती है। हमारे साथ गुलनवाज खान मौजूद हैं और इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल तारिक जफ़र साहब मौजूद हैं जो ख़ुद बड़े ज़बरदस्त चैंपियन रह चुके हैं। तारिक भाई, आपका बहुत शुक्रिया आने का, और गुलनवाज आपका भी बहुत शुक्रिया आने का। अच्छा, मैं इससे पहले कि गुफ्तगू करूँ, कहानी सुनाए हम। जी हाँ। तस्वीरों के ज़रिए ज़रा कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। देखिए ज़रा, ये गुलनवाज हैं और अभी हमारे सामने कितने सूटेड बूटेड बैठे हुए हैं। और इस वक्त गुलनवाज ये काम करते हैं शाम में। गुलनवाज, ये सुबह से लेकर तकरीबन रात 9 बजे तक। सुबह से लेकर रात 9 बजे तक ये कहाँ पे काम करते हैं? ये औरंगी टाउन 4 नंबर में। औरंगी टाउन 4 नंबर में। और ये लकड़ी काटने का और ये सारा काम है जी। शटरिंग के पट्टे काटते हैं। ओह, तो ये किस तरह मुमकिन हुआ कि आपने ये वाला काम और फिर जिस जगह पर आप मौजूद हैं, ये बड़ी अलग अलग सी चीज़ है। मैं चाहूँगी ज़रा जो लोग नाज़रीन हमें इस वक्त देख रहे हैं, आपको सुनना चाह रहे हैं, उन्हें ज़रा अपनी स्टोरी बताइए। सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, किस तरह से सब कुछ मुमकिन था? मेरा तो सफ़र इस तरह मुमकिन था, पहले मैं जाता था स्कूल में मैं पढ़ता था, हर बार ही फेल आता था। तो वाली साहब को मैंने बोला और मुझसे जो है ना पढ़ा नहीं जाता है। तो वाली साहब ने बोला आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते, क्या वजह है? पर मैंने बोला मेरा दिल नहीं करता है। वाली साहब ने बोला आ जाओ आप काम करो। बस फिर काम करते थे। बहुत छोटी उम्र से मैं काम करूँ, तकरीबन 14 साल का था, ऐसी कुछ का था। मैं बहुत छोटी उम्र से काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह से मेरी एज 18 साल है। मैं अभी तक के काम कर रहा हूँ। सब तकरीबन सुबह 7 बजे उतरते हैं काम के लिए तो तकरीबन 9 बजे भी चले जाते हैं। कभी नाइट भी लग जाती है, कुछ पता नहीं होता है काम का। गुलनवाज, जब आप ये इतनी मेहनत का काम करते हैं, जो असल मेहनत आप करते हैं वो किस वक्त करते हैं भाई? वो टाइम निकालना पड़ता है काम से। मैनेज करते हैं ना, सुबह से लेकर रात 9 बजे तक आप एक काम कर रहे हैं, तो फिर क्या 9 बजे के बाद सोते नहीं हैं? सोते हैं, क्यों नहीं सोते हैं। जिसके अभी सुबह जो है ना हम लोग उठ जाते हैं ना, तो मैं 7 बजे निकलने ही करता हूँ घर से पहले। मेरे को तकरीबन 9 सवा 9 बजे घर पहुँचना पड़ता है। वही मैं बड़े भाई से छुप के जाता हूँ जिसका नाम है बख्तावर खान। अच्छा। मैं उनसे छुप के आता हूँ। जब मैं आता हूँ ना तो वो बैठे होते हैं टाल में, तो मैं घर के नीचे के गेट से घुसता हूँ। फिर मैं काम के कपड़े चेंज करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैं लेट उतर हूँ। उनको पता नहीं चलेगा सुबह भी जिम। अब उन्हें पता चल गया होगा, वो अब सुन रहे होंगे आपको। अब तो उन्हें पता चल गया है। तो मुझे बताएं ये किस तरह से इस ट्रैक की तरफ आए, किस तरह से आपने कहा कि मुझे बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना है, कैसे मुमकिन हुआ ये? मेरा एक भाई है खालिद, वो पहले एक्सरसाइज करता था। हम छोटे छोटे होते थे, हम उनके साथ जाते थे जिम शर्ट लेके।
जब वो कमीज उतारते थे हम कहते थे भाई शर्ट पहनो, फिर एक्सरसाइज करते थे, दबाते थे, हम लोग कहते थे इसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमें भी एक बॉडी बनानी पड़ेगी। तो आपने वहाँ से इंस्पिरेशन ली। अच्छा, स्टोरी आप लोगों ने ये देखी और अब ये एक जो हमारी पहचान है, जो कि सुबह से शाम तक लकड़ी का काम करता है और उसके बाद अब रिप्रेजेंट करने जा रहा है हमारे मुल्क को, और किस तरीके से ये इसी सारी सिचुएशन में रहते हुए ये जूनियर का टाइटल भी इन्होंने जीता हुआ है। ज़रा बताएं कि इस तमाम तर मामले में हमारे जो फेडरेशन हो गई, हमारे देख रेख करने वाले हो गए, उन्होंने सपोर्ट तो बहुत किया होगा। सर फेडरेशन तो करेगी, क्योंकि हमारा जिम्मेदारी यही है कि हम अपने स्पोर्ट्स को और बॉडी बिल्डर्स को प्रमोट करें। दूसरी बात यह है, मेहनत की बेचारा पूरे दिन करते हैं मेहनत। मैं उसको बोलता हूँ तुम थकते नहीं हो बेटा? कह रहा है जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं चैम्पियन बनने जा रहा हूँ, मेरी सारी थकावट ख़त्म हो जाती है, सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। और उम्मीद बहुत ज़्यादा है इंशाल्लाह जूनियर एशिया के लिए। ये आपने 10 कैटेगरी बोली, ये 14 कैटेगरी हैं, 14। इसमें 4 जूनियर और 10 कैटेगरी सीनियर बॉडी वेट वाइज है, जैसे 60 kg, 65, अबव 65, 70, 75 ऐसे। सही। अच्छा तारिक भाई, मुझे बताएं कि ये क्या एक वाहिद मिसाल है या फिर इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं, या बहुत सारे बच्चे आपने देखे अपनी ज़िंदगी में जो आते हैं, उनका ताल्लुक चाहे किसी भी तबके से हो, लेकिन वो कहते हैं कि हमने मुल्क के लिए कुछ करना है? ये एक ऐसी बात है, एक ऐसा सवाल है कि हर किताब में हर चैप्टर एक नया बाब है, एक नई स्टोरी है, एक नई किस्से हैं। इसकी किस्सा आप लोगों ने सुना, फिदा बलोच का अगर सुने, समीत तरीन का है, कामरान बलोच है, ये हर बाब एक नया बाब है, एक नई स्टोरी है। और प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग या बॉडी बिल्डर बाय बर्थ वो गरीब है। आज दिन तक मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा कि वो मम्मी डैडी हो और वेल ड्रेस्ड हो और पैसेदार हो और वो बॉडी बिल्डिंग करे, शौक करे। गुर्बत ही पिसवाती है और चैम्पियन बनाती है। अच्छा, इसमें एक ये भी चीज़ है कि बिल्कुल गुर्बत पिसाती भी है और चैम्पियन भी बनाती है, लेकिन अब जो तकाज़े तब्दील हो गए हैं ना तारिक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो इतना स्टैंडर्ड मॉडर्न हो गया है। पहले इस दफ़ा ऐसे हुआ है भाई, आपकी इत्तला के लिए मैं बताऊं कि पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की जो मरकज़ी ऑफिस है वो सिंध में आ गई है। फर्स्ट टाइम सिंध आई है तारीख़ में। जितने भी फेडरेशंस हैं ये पंजाब में होते हैं, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन सिंध में आई है। फिर हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात की, वो भी स्पोर्ट्स लवर है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने हमें स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से मिलाया, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने भी हमें बहुत पजीराई की और हमारी पूरी मदद करने की वो की। कल हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है किसी निजी होटल में, आप भी मधु है, अगर आप लोग को टाइम हुआ आप भी आइएगा। उसमें हम पूरी तफसील बता देंगे कि क्या कैटेगरी है, किस लेवल पे हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, ये अब मैं ज़रा पूछूं आपसे कि डाइट जो है वो क्या मामलात होते हैं उसके, और ख़ास तौर पे आज से 5 साल पहले अगर आप वे का कोई डब्बा लेते थे तो वो 2.5 पाउंड का, 5 पाउंड का, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। अब तो अल्लाह माफ़ करे ऐसी आसमान पे पहुंची है कि वो तो मुझे ज़रा इस हवाले से भी बताएं। आसमान की बात अलग है, मकसद ये है, महंगाई तो पूरे ऑल ओवर दुनिया में कोविड ये सब कुछ हो रहा है। एक लफ्ज़ है शौक, ये शौक लफ्ज़ ही महंगा है। चाहे वो आप गाड़ी का कर लो, घर का कर लो, कोई बंदूक की करो, कुत्ता पालो, कोई भी शौक हो, शौक नाम ही महंगा है। जैसे बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग हकीकत में अगर देखो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत, और उसकी डाइट अफोर्डेबल नहीं है हर किसी को। अगर 2.5 किलो चिकन ये बच्चा खाता है और तकरीबन 24 अंडे, 1 किलो पोटैटो, तो अगर आप ये कैलकुलेट करो, एक फैमिली अगर 12 बच्चे हों किसी के और 2 बीवियां हों तब भी ये पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो अब ऐसे में कैसे पूरा करते हैं ये बताएं मुझे, कैसे सारी चीज़ें होती हैं? मेरी तो तकरीबन 5,000 रुपये हफ्ता है। 5,000 रुपए हफ्ता मिलता है, यानी महीने का 20 मिलता नहीं है। 5,000 रुपए की इनकी डाइट है। अच्छा, 5 नहीं, हफ्ता है मेरा 5,000 रुपए काम का। काम का यानी महीने का 20,000 मिलता है ना? महीने का 20,000 मिलता है आपको। उसमें आप ये कैसे मैनेज करते हैं भाई? यही बस ये अल्लाह पाक चला रहे, जैसे चला रहे। कभी जो है ना किसी दुकान वाले के पास चला जाता है, वो भी हमारा दोस्त यार है, थोड़ा जो है ना खातिर कर देता है, उधार कर लेता है। बस उसके साथ जो है ना आखिर मुकाबले के बाद कुछ तनख्वाह आती है, कुछ पैसे आते हैं, तो उसमें वापसी उसको आधे आधे करके छुटा देते हैं। अभी जब चैंपियन बन गए, इसको अपना जिम भी बना के दिया है हम लोगों ने, तारिक स्पोर्ट्स के हवाले से जिम भी बना के दिया है।
तो जिम में भी टाइम देते हैं, थोड़ा बहुत कोचिंग में, उसमें भी इसका हो जाता है। अच्छा, ये इतनी अच्छी बात है। देखिए औरंगी इलाके हो गए या इस तरह के जो इलाके हो गए, यहाँ पे माजी में इस तरह की बड़ी कहानियाँ आई हैं कि जो बच्चे थे वो गलत ट्रैक पे लग गए। बिल्कुल। लेकिन हमें इस चीज़ को भी प्रमोट करना चाहिए कि यार बजाय गलत ट्रैक ये पे तो मैं आपका समा चैनल का, आप लोगों का बहुत मेहरबान और शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हकीकत में देखें, मनशियात, ड्रग्स के हवाले से एक तबाही जा रही है। एक और प्लेटफॉर्म है ANF, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, वो भी हमारे साथ है, वो भी हमें हर टाइम हेल्प करती है मुकाबलों में, इवेंट में। ज़बरदस्त। और हमारी कोशिश ये है कि अगले दिनों में हम सेमिनार्स करें यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में, अवेयरनेस दें स्पोर्ट्स के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, हेल्दी एक्टिविटी के हवाले से। सही है। ठीक है। अच्छा गुलनवाज, अब ज़रा तैयारी पे आ जाते हैं जी। इस कंपटीशन के लिए कितने अरसे से तैयारी कर रहे हैं? दिन में कितनी मरतबा जिम या कार्डियो और दीगर चीज़ें करते हैं? मैं तो तकरीबन 3 महीने से जो है ना तैयारी पे हूँ इस चीज़ के। बिल्कुल नमक मीठा बंद है। अच्छा। और तकरीबन 3 टाइम एक्सरसाइज करता हूँ, 2 टाइम उस तारिक भाई के जिम में करता हूँ और 1 टाइम अपने जिम में कार्डियो करता हूँ। सही। और पानी कब से छोड़ना है? पानी तो तकरीबन 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन पहले बिल्कुल छोड़ कंपटीशन से पहले। कंपटीशन से पहले ये ताकि वस्कुलरिटी जो है वो आ जाए। मैं बिल्कुल ही थका हुआ होता हूँ, पर बस ये मेरी जीत है, मुझे हारने नहीं देती। बोलती है आपको मिस्टर एशिया बनना है, बस जो है ना, जो थकान ना सारी जिम में उतर जाती है। भाई ये आपकी हिम्मत है, ये आपका हौसला, ये आपका पैशन है। मैं काम से बिल्कुल थक जाता हूँ, हिम्मत हार जाता हूँ, पर जब मेरे को ये सोच में आता है ना कि आपको जूनियर मिस्टर एशिया बनना है, पर मेरे अंदर और जुनून चढ़ जाता है कि जाऊँ राड़े थे। पंजाबी या हम लोग देख रहे हैं ना, हमें भी जुनून है आपका डोले शोले देखने में। जरा सोचे कि इस वक्त आप खड़े में पोडियम पे और थोड़ा सा आपको पोस्ट करना है, तो उस कैमरे पे जरा पोस्ट कर दें। ये गुलनवाज साहब जो है, चेहरे की मुस्कुराहट, पेट दिखा दें, एब्स, ये जनाब एब्स दिखा दें, और ये एब्स साइड। वाह, ठीक है जी, क्या बात है, जबरदस्त। भाई आपको तारिक भाई, आपको गुलनवाज, आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। अल्लाह करे आप इन हालात में रहते हुए, आज का मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया आने का। हमारा कहने का मकसद ये है कि इन हालात में रहते हुए भी अगर हमारे पास इतना टैलेंट है, इनको थोड़ा सा प्रमोट, थोड़ा सा पॉलिश कर दें। बहुत ज़रूरी है फैसले, क्योंकि जिस तरह से बताया ना कि 5000 हफ्ता यानी महीने का 20,000 नहीं है भाई। डाइट है उससे डबल ट्रिपल है, तो हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टैलेंट है, उसको सपोर्ट आप लोगों ने करना। अब जरा आगे बढ़ते हैं, एक और ज़बरदस्त मार्के की बात करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप में एक नहीं कम अज़ कम 3 मैचेस मुतवक्के हैं, और मैच से कबल ग्रीन शर्ट्स ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन भी किया है।